Multitoph, mass spectrometry, liquid chromatography और MSMS. Let's just briefly have the introduction of mass spectrometry. Although mass spectrometry has been in use for many years, it could not be applied to macromolecules such as proteins and nucleic acids. मास स्पेक्ट्रोमेट्री को बहुत देर से यूज़ किया जा रहा है, बट मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता था. क्यों नहीं किया जा सकता था? क्योंकि जब हमने मास ओवर चार्ज रेशियो निकालनी होती थी तो मास ओवर चार्ज रेशियो निकालने के लिए हमें अपने सब्सटेंस को गैसियस फेज में कन्वर्ट करना होता था. तो अगर हम अपने प्रोटीन्स को, न्यूक्लिक एसिड्स को गैसियस फेज में कन्वर्ट करेंगे तो दे वुड डिग्रेड, वो डिग्रेड हो जाएंगे, दे वुड डिकम्पोज, एंड वी कैन नॉट इन्फर रिजल्ट्स फ्रॉम दैट डिकम्पोज्ड और दैट डिग्रेडेड सैम्पल. हम उस डिग्रेडेड सैम्पल से या उस डिग्रेडेड मटेरियल से अपने रिजल्ट्स को इन्फर नहीं कर सकते थे. द M over Z, that is mass over charge ratio, measurements are made on molecules in the gas phase, and the heating or other treatment needed to transfer a macromolecule to the gas phase usually caused its rapid decomposition. So in 1988, two different techniques were developed to overcome this problem. And first, proteins are placed in a light absorbing matrix. प्रोटीन्स को क्या किया जाता है? एक लाइट एब्जॉर्बिंग मैट्रिक्स में प्लेस कर दिया जाता है. विद द शॉर्ट पल्स ऑफ लेजर लाइट, एक शॉर्ट पल्स ऑफ लेजर लाइट दी जाती है. द प्रोटीन्स आर आयोनाइज्ड. शॉर्ट पल्स ऑफ लेजर लाइट दी जाती है एंड प्रोटीन्स आर आयोनाइज्ड एंड देन डिसॉर्ब्ड फ्रॉम द मैट्रिक्स इनटू द वैक्यूम सिस्टम. और प्रोटीन्स क्या हो जाती थी कि वो उस मैट्रिक्स से डिसॉर्ब, आयोनाइज होकर डिसॉर्ब हो जाती थी और वैक्यूम सिस्टम में चली जाती थी. दिस प्रोसेस नोन एज मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री. इसको माल्डी भी कहते हैं. माल्डी मास स्पेक्ट्रोमेट्री हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज टू मेजर द मास ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स. और इसको सक्सेसफुली यूज़ भी किया जाता है मास ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट माइक्रो मॉलिक्यूल्स की का मास मालूम करने के लिए. सो इन अ सेकेंड टेक्निक एंड इक्वली सक्सेसफुल मेथड, दूसरा जो मेथड था वो भी बहुत अच्छा था और वो भी उसी तरह से सक्सेसफुल था. मैक्रोमोलिक्यूल्स इन सोल्यूशन आर फोर्स्ड डायरेक्टली फ्रॉम द लिक्विड टू गैस फेज. और उसमें क्या किया जाता था कि जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स आपके सैम्पल सोल्यूशन में प्रेजेंट हैं उनको फोर्स्ड किया जाता था डायरेक्टली लिक्विड से गैसियस फेज में. अ सोल्यूशन ऑफ एनालाइट्स इज पास्ड फॉर चार्ज्ड नीडल. सोल्यूशन जो आपके एनालाइट्स का है, जिनको आपने एनालाइज करना है, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स का सोल्यूशन है, उनको पास किया जाता था कहाँ से? एक चार्ज्ड नीडल से. दैट इज़ केप्ट एट अ हाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जिसको हाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पे रखा जाता था. तो चार्ज्ड नीडल है जिसमें चार्जेस हैं पॉजिटिव नेगेटिव, और फिर उसको क्या किया जाता था? हाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पे रखा जाता था, डिस्पर्सिंग द सोल्यूशन इनटू अ फाइन मिस्ट ऑफ चार्ज माइक्रो ड्रॉपलेट्स. और जितना भी आपका उस सोल्यूशन था, जितना आपका एनालाइट्स है, उनको डायरेक्टली उस नीडल से पास आउट किया जाता था, फोर्स किया जाता था, जिससे आपके पास एक फ़ाइन मिस्ट बनती थी और बहुत माइक्रो ड्रॉपलेट्स बनते थे. तो वो जो माइक्रो ड्रॉपलेट्स हैं दैट आर द गैसियस फेज. तो आपने क्या किया है? आपने वहाँ पे कोई इसको हीट वगैरह नहीं किया, जस्ट आप उसको फिज़िकली उसको चेंज कर रहे हो लिक्विड से किसमें? माइक्रो ड्रॉपलेट्स में. तो वो माइक्रो ड्रॉपलेट्स लाइक योर गैस, तो गैस में भी ऐसे होते हैं ना छोटे छोटे वेपर्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स. तो बिल्कुल उस तरह से आप इसको बना रहे थे. The solvent surrounding the macromolecules rapidly evaporates and the resulting multiply charged macromolecular ions are thus introduced non-destructively into the gas phase. और फिर होता क्या था कि जो आपका सॉल्वेंट है सराउंड कर रहा है मैक्रोमोलिक्यूल्स को, आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स को, जिनको आपने स्टडी करना है, जिनको जो आपके एनालाइट्स हैं, उनके इर्द गिर्द जितना भी सॉल्वेंट होता था वो रैपिडली इवेपोरेट कर जाता था. एंड द रिजल्टिंग मल्टीपल चार्ज मैक्रोमोलिकुलर आयंस आर दस इंट्रोड्यूस्ड नॉन डिस्ट्रक्टिवली इनटू द गैस फेज. और फिर जो आपके ड्रॉपलेट के अंदर जो सॉल्वेंट था वो तो ऑलरेडी क्या हो गया? इवेपोरेट हो गया, क्योंकि वो इतना छोटे छोटे माइक्रो ड्रॉपलेट्स थे. सॉल्वेंट तो क्या हो गया? इवेपोरेट हो गया. अब बीच में जो बचा आपका सिर्फ मैक्रोमोलिक्यूल. तो मैक्रोमोलिक्यूल जो है वो डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता था इनटू द गैस फेज. और उसमें कोई भी जो है वो नॉन डिस्ट्रक्शन नहीं होती थी, कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं होती थी. नॉन डिस्ट्रक्टिवली उसको जो है वो गैस फेज में कन्वर्ट हो जाता था. दिस टेक्निक इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्प्रे आयोनाइजेशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री, और इसको ESI-MS भी कहते हैं. द मास ओवर चार्ज रेशियो ऑफ द मॉलिक्यूल कैन बी एनालाइज इन द वैक्यूम चैम्बर. और जितनी भी आपकी मास ओवर चार्ज रेशियो होती थी मॉलिक्यूल की, उनको आप एनालाइज कर सकते थे फिर किस में? वैक्यूम
चैम्बर में, जैसे आप बाकी मास स्पेक्ट्रोमेट्री परफॉर्म करते हो, सेम इज़ फॉर दिस. Now, advantages of mass spectrometry. Mass spectrometry provides a wealth of information for proteomics research. ये क्या करती है, हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है प्रोटियोमिक्स में, प्रोटियोमिक्स की रिसर्च में, एंजाइमोलॉजी में एंड प्रोटीन केमिस्ट्री में. ठीक है, तो ये इन सारी फील्ड्स से रिलेटेड हमें वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन देती है, यानी कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन, दौलत की तरह हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. द टेक्निक्स रिक्वायर ओनली मिनीस्क्यूल अमाउंट्स ऑफ सैम्पल. हमें यहाँ पे करना क्या होता था कि बहुत हमें मिनिमल अमाउंट्स लेने होते थे सैम्पल के, सो दे कैन बी रेडिली अप्लाइड टू द स्मॉल अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन, ताकि जो है वो हम टेक्निक को रेडिली अप्लाई कर सकें, जल्दी से अप्लाई कर सकें स्मॉल अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन्स पे. दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेटिक जेल, जिसको हमने जो है 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेटिक जेल से सेपरेट किया हुआ था. The accurately measured molecular mass of a protein is one of the critical parameters in its identification. Accurately जो measure करना है molecular mass किसी भी प्रोटीन का, वो उसमें critical parameter क्या है, उनकी identification. Once the mass of a protein is accurately known, जैसे ही किसी प्रोटीन का मास जो है वो हमें पता चल जाएगा. मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज़ अ कन्वीनियंट एंड एक्यूरेट मेथड फॉर डिटेक्टिंग चेंजेस इन मास ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाउंड कोफैक्टर्स, बाउंड मेटल आयंस, कोवलेंट मॉडिफिकेशंस एंड सो ऑन. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर है मॉलिक्यूलर मास प्रोटीन्स का. अगर मॉलिक्यूलर मास में ज़रा सी भी चेंजेस होंगी ड्यू टू एनी बाउंड कोफैक्टर, एनी बाउंड मेटल आयंस और एनी अदर कोवलेंट मॉडिफिकेशन, तो उससे ऑब्वियस बात है स्मॉल चेंज भी अगर इंट्रोड्यूस होगा मॉलिक्यूलर वेट में, वो भी एमएस जो है कैपेबल होता है टू डिटेक्ट दैट मिनिमम, टू डिटेक्ट very small change in molecular weight. ESI-MS. As the protein is injected into the gas phase, protein को basically inject कर रहे हैं हम into the gas phase. A protein acquires a variable number of protons. protein क्या करती है, variable number of protons को acquire कर लेती है and thus positive charges from the solvent. और फिर क्या होता है कि positive charges बन जाते हैं हमारी proteins के ऊपर, पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं और सॉल्वेंट तो ऑलरेडी जो है वो क्या हो चुका है, एवेपोरेट हो चुका है. दिस क्रिएट्स अ स्पेक्ट्रम ऑफ स्पीशीज़ विद डिफरेंट मास टू चार्ज रेशियो. इससे होता क्या है कि मास तो हर मॉलिक्यूल का डिफरेंट है, तो एक हर स्पीशी के लिए डिफरेंट मास टू चार्ज रेशियो जो है वो सेट हो जाती है. ईच सक्सेसिव पीक कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ स्पीशीज दैट डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ इट्स नेबरिंग पीक बाय अ चार्ज डिफरेंस ऑफ 1 एंड अ मास डिफरेंस ऑफ 1. तो हर स्पेसिफिक और सक्सेसिव पीक जो हमारे पास आती है किसी भी स्पीशी की, दैट डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ इट्स नेबरिंग पीक, जो कि अपनी नेबरिंग पीक से डिफ़र कर रही होती है मास में भी और चार्ज में भी. वहाँ पे जो डिफरेंस होता है वो 1 का होता है, 1 का ही डिफरेंस होता है चार्ज में भी और 1 का ही डिफरेंस होता है उसके मास में भी, 1 डिजिट का. द मास ऑफ द प्रोटीन कैन बी डिटर्मिन्ड फ्रॉम एनी 2 नेबरिंग पीक्स. और जो प्रोटीन जिस पे भी हम रिसर्च कर रहे हैं, जिसको भी हम एनालाइज करना चाहते हैं, उसके मास को हम जो उसके इर्द गिर्द नेबरिंग पीक्स हैं उसके साथ कंपेयर करके जो है वो हम अपनी स्पेसिफिक प्रोटीन के मास को फाइंड आउट कर सकते हैं. As here in ESI you can see that this is the high voltage. So here in diagram you can see that the high voltage अप्लाई कर रहे हैं हम एंड गैस कैपिलरी एक्शन है, सैम्पल सॉल्यूशन है और आपके पास क्या हो रहा है कि एक फाइन स्प्रे प्रोड्यूस हो रही है. दैट फाइन स्प्रे जो है वो आयोनाइज हो जाती है आपकी प्रोटीन के ऊपर, आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सॉल्वेंट जो है वो इवेपोरेट कर गया और ये आपने मास स्पेक्ट्रोमीटर यानी कि उसकी वो कर ली, मास स्पेक्ट्रोमेट्री कर ली इस पूरे चैम्बर में. मास स्पेक्ट्रोमेट्री होगी एंड नाउ यू हैव द this type of graphs where you can see the distinct and successive peaks up to more than 1600 like 1700 तक के मास ओवर चार्ज रेशियो पे आपको मिल रही है. तो हर पीक में जो डिफरेंस है वो एक चार्ज और एक मास डिजिट का डिफरेंस आता है. ठीक है.
This calculation using the mass over charge values for any two peaks in a spectrum usually provides the mass of the protein. और ये जो कैलकुलेशन करते हैं हम दो एडजेसेंट जो नेबरिंग पीक्स हैं उसके साथ मास ओवर चार्ज रेशो की, वो हमें जो है वो प्रोवाइड करती है कि हमारी प्रोटीन का मास क्या होगा. इन दिस केस एरोलाइसिन के 47,342 डाल्टन्स की विद एन एरर ऑफ ओनली प्लस माइनस 0.01%. तो इसका जो वेट आया वो कितना आया था 47,342 डाल्टन्स, और प्लस माइनस कितना हो सकता है, एरर के चांसेस कितने हो सकते हैं 0.01%. और ये देखें कि कितनी कम परसेंटेज में एरर आएगा. तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है वो बहुत ही एक सक्सेसफुल मेथड है टू मेजर द मासेस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. जनरेटिंग सेवरल सेट्स ऑफ पीक्स, repeating the calculation and averaging the results generally provides an even more accurate value of for m. तो इसी तरह अगर हम बहुत सारे several sets of peaks लगाएं, several times जो है वो परफॉर्मेंस करें, रिपीटिंग द कैलकुलेशन और कैलकुलेशन को बार बार करें और रिजल्ट्स को एवरेज में निकालें, तो हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट जो है वो मासेस आएंगे. कंप्यूटर एल्गोरिथम्स कैन ट्रांसफॉर्म द मास ओवर चार्ज स्पेक्ट्रम इनटू अ सिंगल पीक दैट आल्सो प्रोवाइड्स अ वेरी एक्यूरेट मास मेजरमेंट. और जो कंप्यूटर एल्गोरिथम्स होते हैं जो हमने साथ ही मास स्पेक्ट्रोमीटर के लगाए होते हैं, वो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, मास ओवर चार्ज का जो स्पेक्ट्रम है वो हमें खुद ही सिंगल पीक्स में जो चार्ज की रेशो आती है ना, मास ओवर चार्ज की रेशो, और वो जो स्पेक्ट्रम बन रहा होता है उसको खुद ही हमें पीक्स में कन्वर्ट करके दिखा देते हैं, और उससे जो है हम एक्यूरेट मास मेजरमेंट कर लेते हैं. Next is MALDI. MALDI is an important method of ionization that is used in proteomics. MALDI is the cornerstone of the identification of whole proteins or peptides by providing accurate information regarding their mass in a spectrometer based proteomic analysis. MALDI जो है वो एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हासिल करने का बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म का तरीका है जिससे हम स्पेक्ट्रोमीटर बेस्ड जो है प्रोटियोमिक एनालिसिस कर सकते हैं. इन दिस मेथड एन एनालाइट इज़ एब्जॉर्ब्ड ऑनटू द सरफेस ऑफ एन यूवी एब्जॉर्बिंग मैट्रिक्स. एनालाइट को क्या किया जाता है, एनालाइट इज़ योर सैम्पल, इज़ योर डिज़ायर्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल. ये वो चीज़ है एनालाइट जो आपका डिज़ायर्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिस पर आप रिसर्च कर रहे हो. वो एनालाइट जो है एब्जॉर्ब करवा दिया जाता है किस पे, एक यूवी एब्जॉर्बिंग मैट्रिक्स पे. टिपिकल मैट्रिक्स कंपाउंड्स इंक्लूड, टिपिकल जो मैट्रिक्स कंपाउंड्स हैं जो यूवी एब्जॉर्बिंग होते हैं उनमें कौन कौन से मैट्रिक्सेस आते हैं. नंबर 1 2,5 डाईहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. नंबर 2 3,5 डाईमेथॉक्सी 4 हाइड्रोक्सी सिनामिक एसिड जिसको सिनापेनिक एसिड भी कहते हैं, और अल्फा सियानो 4 हाइड्रोक्सी सिनामिक एसिड. ठीक है, तो ये डिफरेंट मैट्रिसेस हैं जिनको जो यूवी एब्जॉर्बिंग होते हैं जिनको हम माल्डी में यूज़ कर सकते हैं. द मैट्रिक्स कंटेनिंग द एनालाइट इज़ देन एक्सपोज टू द पल्स ऑफ अ नाइट्रोजन लेज़र बीम. जो मैट्रिक्स जिसके ऊपर एनालाइट आपका प्रेजेंट है, एब्जॉर्ब हो चुका है, फिर क्या करती हो आप उसको जो है वो एक्सपोज कर देते हो नाइट्रोजन लेज़र बीम से, विच वेपोराइजेज द एनालाइट. जिससे होता क्या है कि आपका एनालाइट वेपोराइज हो जाता है एंड आयनाइजिंग द एनालाइट मॉलिक्यूल्स, और आपके जो एनालाइट मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं. द मैट्रिक्स सर्व्स बोथ इन अब्जॉर्बिंग द एनर्जी एंड इन डोनेटिंग प्रोटॉन लीडिंग टू द वेपोराइजेशन एंड आयोनाइजेशन ऑफ द एनालाइट. मैट्रिक्स क्या करता है, मैट्रिक्स दो काम करता है. एक तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और दूसरा वो प्रोटॉन्स को भी डोनेट करता है, जिसकी वजह से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वेपोराइजेशन हो जाती है आपके एनालाइट की, और जब वो प्रोटॉन डोनेट करता है तो आपके जो एनालाइट है वो आयोनाइज हो जाता है. तो दस आयोनाइजेशन प्रोसेस प्रोड्यूसेस बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. और इस आयोनाइजेशन प्रोसेस से क्या होता है कि आपके पास बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं प्रोड्यूस होते हैं फॉर पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स. द पॉजिटिव आइंस आर ऑलमोस्ट ऑलवेज द स्पीशीज़ ऑफ इंटरेस्ट. पॉजिटिव आइंस जो होते हैं वो हमारे इंटरेस्ट के आइंस होते हैं, और हम जो है वो बेसिकली उन्हीं पे ही पीक्स बना के उन्हीं को ही एनालाइज करते हैं पॉजिटिव वालों पे. नेक्स्ट इज़ द मास एनालाइज़र. मास एनालाइजर क्या है, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन द आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स एंटर द मास एनालाइजर. वो मास एनालाइजर के अंदर चले जाते हैं सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर मास टू चार्ज रेशो, जहाँ पे उनको सेपरेट किया जाता है मास टू चार्ज रेशो के बेस पे बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड. या तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी जाती है या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी जाती है, तो वो मास टू चार्ज रेशो के बेस पे क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं. measuring the time taken by an ion to reach a fixed distance from the point of ionization to the detector. और फिर क्या किया जाता है,
टाइम मेजर किया जाता है कि एक मॉलिक्यूल, एक आयन जो है वो कितना टाइम ले रहा है फिक्स्ड डिस्टेंस पे पहुंचने के लिए, फिक्स पोजीशन पे पहुंचने के लिए आफ्टर इट्स आयोनाइजेशन टू द डिटेक्टर। ठीक है, डिटेक्टर तक पहुंचने के लिए वो कितना टाइम ले रहा है, तो वो मेजर कर लिया जाता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनालाइजर्स आर नंबर 1 क्वाड्रुपोल एंड नंबर 2 द टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको TOF एनालाइजर्स भी कहते हैं। तो दो तरह के एनालाइजर्स, मास एनालाइजर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर विद अ माल्टी डिवाइस हैज़ अ TOF, दैट इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट, कि कितना टाइम लगेगा उसके बेस पे एनालाइज करना है। टाइम ऑफ फ्लाइट एनालाइजर और अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वाड्रुपोल एंड TOF एनालाइजर्स इन सक्सेशन टू ईच अदर। और समटाइम्स क्या किया जाता है कि माल्डी में टॉफ और क्वाड्रुपोल दोनों को ही यूज़ किया जाता है सक्सेशन में, कि पहले टॉफ कर ली और फिर क्वाड्रुपोल भी कर ली, तो उससे आपके पास जो है वो और ज़्यादा रिजॉल्व रिजल्ट्स आ जाते हैं, और ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स आ जाते हैं। क्वाड्रुपोल मास एनालाइजर क्या है? दिस टाइप ऑफ एनालाइजर वाज डिवाइस्ड बाय वोल्फगैंग पॉल। इसको किसने डिवाइस किया था, इसको किसने डिज़ाइन किया था? वो बंदा था वोल्फगैंग पॉल। इट कंटेन्स 4 रॉड्स विद अ डायरेक्ट करंट। इसमें 4 रॉड्स होती हैं जो जिनको DC अप्लाई किया होता है, डायरेक्ट करंट अप्लाई किया होता है। आई थिंक यू ऑल हैव द आइडिया अबाउट डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट, AC एंड DC। पढ़ा था ना कहीं फिज़िक्स में सेकेंड ईयर में AC DC करंट। यस मैम। ओके जी। सो 4 रोड्स होती हैं और उन 4 रोड्स पे DC करंट जो है वो अप्लाई किया जाता है, DC यानी कि डायरेक्ट करंट। वोल्टेज दैट इज़ सुपर इम्पोज विद अ पर्टिकुलर रेडियो फ्रिक्वेंसी, जिसको सुपर इम्पोज कर दिया जाता है किसके साथ? एक पर्टिकुलर रेडियो फ्रिक्वेंसी के साथ, RF, टू सिलेक्ट आइंस विद इन अ पर्टिकुलर मास रेंज, ताकि जो है वो एक पर्टिकुलर मास रेंज में ही आपके आइंस जो हैं वो सिलेक्ट हों। ये ना हो कि एक बहुत छोटे वाला सिलेक्ट हो रहा है, एक बहुत ही हाई वाला सिलेक्ट हो रहा है, तो एक पर्टिकुलर रेंज में सिलेक्ट करने के लिए कि सारे के सारे आपके जो आइंस हैं वो एक पर्टिकुलर रेंज में आएँ, उससे बहुत ज़्यादा डेविएट ना करें, तो इसके लिए इसको सुपर इम्पोज कर दिया जाता है एक रेडियो फ्रिक्वेंसी से। दिस डिवाइस अलाउज आइंस ऑफ अ पर्टिकुलर मास रेंज टू रीच द डिटेक्टर वाइल डिफ्लेक्टिंग अदर आइंस ऑफ डिफरेंट मास रेंज अवे फ्रॉम द डिटेक्टर। और बाकी जो आपके जो डिफरेंट मास रेंजेस के होते हैं वो डिटेक्टर तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, वो डिफ्लेक्ट कर दिए जाते हैं, सिर्फ वही डिटेक्टर तक पहुँच पाते हैं जो एक पर्टिकुलर रेंज में फॉल करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे इन डायग्राम यू कैन सी दैट देयर आर 4 रॉड्स, पॉजिटिव नेगेटिव आइन डायरेक्शन है इसमें। दिस मास एनालाइजर इज़ गुड फॉर द एनालिसिस ऑफ पेप्टाइड्स अप टू मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ 3000 डाल्टन्स। ये मास एनालाइजर जो है वो अच्छा है मॉलिक्यूल, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स जिनका वेट 3000 डाल्टन तक जाता है उनके लिए। नॉट सूटेबल फॉर द एनालिसिस ऑफ प्रोटीन्स विद मॉलिक्यूलर वेट्स मच ग्रेटर दैन 3000 डाल्टन। उन प्रोटीन्स के लिए सूटेबल नहीं है जिनमें मास जो है वो 3000 डाल्टन से एक्सीड कर जाता है। द क्वाड्रुपल मास एनालाइजर इज़ एन इनएक्सपेंसिव एनालाइजर एंड इज़ यूज इन ए स्पेक्ट्रोमीटर विद एन इलेक्ट्रोस्प्रे आयोनाइजेशन डिवाइस। और इसको जो है ESI डिवाइस के साथ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो क्वाड्रुपल एनालाइजर है ये एक इनएक्सपेंसिव एनालाइजर है जिसको मोस्टली स्पेक्ट्रोमीटर्स में लगाया जाता है, स्पेक्ट्रोमीटर्स में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज़ TOF mass analyzer. The TOF analyzer measures the time it takes for the ions to fly from one end of the analyzer to the other and strike the detector. So TOF analyzer क्या करता है? Basically it measures the time which is taken by any specific ion to reach up to the detector from the ionization point. तो ionization point से एनालाइजर से जब तक वो डिटेक्टर तक पहुँचता है एक स्पेसिफिक आइन, उस टाइम को नोट किया जाता है। द स्पीड विद विच द आइंस फ्लाई डाउन द एनालाइजर ट्यूब इज़ प्रोपोर्शनल टू देयर मास ओवर चार्ज रेशो। ऑब्वियस बात है, तो जिस स्पीड से आइंस फ्लाई कर रहे होंगे, जिस स्पीड से आइन ट्रैवल करेंगे वो डिपेंड करता है कि उनकी मास ओवर चार्ज रेशो क्या है। द ग्रेटर द मास ओवर चार्ज रेशो द फास्टर द फ्लाई। जितनी ज़्यादा मास ओवर चार्ज रेशो होगी उतना ही तेज़ी से आइंस फ्लाई करेंगे। द TOF मास एनालाइजर द TOF मास एनालाइजर वर्क्स इन 2 ways। जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट मास एनालाइजर है वो 2 तरीके से काम करता है। नंबर 1 इज़ लीनियर मोड एंड द सेकेंड वन इज़ इक्विप्ड विद अ रिफ्लेक्ट्रॉन। तो पहला तरीका क्या है कि 2 तरीक़ों से जो वो काम कर रहा है उसमें पहला तरीका है कि वो लीनियर मोड से काम करेगा और दूसरा तरीका है कि वो इक्विप्ड विद अ रिफ्लेक्ट्रॉन से, कि उसको आपने इक्विप किया हुआ है किसके साथ? एक रिफ्लेक्शन मटेरियल के साथ, कि वो आपके आइंस को रिफ्लेक्ट करवाता है। ठीक है, और दूसरा जो लीनियर मोड है कि सिंपली बस वो लीनियरली जो है वो ट्रैवल कर लेता है। तो द मल्टी आयोनाइजेशन प्रोसेस, आपके पास
एक सैम्पल मैट्रिक्स है, उस पर लेज़र बीम डाली गई, आपके पेप्टाइड आइंस प्रोड्यूस हुए तो उनको TOF एनालाइज़र से गुजारा गया और डिटेक्टर तक पहुँचे और अगर ये तो हो गया सिंपल आपका बी के डिटेक्टर तक पहुँच गई। अगर आपने वहाँ पे दूसरा मेथड लगाया कि वो जो लीनियर नहीं था, जिसमें आपने क्या किया, रिफ्लेक्ट्रॉन को यूज़ किया, तो उससे क्या होगा कि TOF एनालाइज़र लगा के रिफ्लेक्ट्रॉन बीच में लगाया और रिफ्लेक्ट्रॉन से फिर दोबारा TOF एनालाइज़र डाला और वो जो TOF एनालाइज़र है वो डिटेक्टर तक पहुंचेगा और डिटेक्टर फिर उसको डिटेक्ट कर लेगा कितना टाइम लगा है और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपका मास जो है वो डिटरमिन कर लिया जाएगा। लीनियर मोड ऑफ TOF एनालाइजर्स में, इन लीनियर मोड द आइंस वर कॉन्टीन्यूसली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द माल्डी सोर्स। आइंस क्या किए जाते हैं, कॉन्टीन्यूसली एक्सट्रैक्ट किए जा रहे होते हैं माल्डी सोर्स से, यानी कि वो जो आपका UV एब्जॉर्बिंग मैट्रिक्स था उससे, माल्डी सोर्स से कॉन्टीन्यूसली क्या किए जाते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं एंड देन सेंड डाउन द फ्लाइट ट्यूब टू द डिटेक्टर, और फिर उसको जो है वो भेजा जाता है किसमें, डिटेक्टर तक भेजा जाता है फ्लाइट ट्यूब के थ्रू। However, the resolution of instruments running in linear mode with continuous extraction of ions was relatively poor. But इसमें होता क्या है, क्योंकि continuously extraction हो रही होती है माल्डी से, तो रेजोल्यूशन जो आती है ना इस इंस्ट्रूमेंट की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, वो पुअर होती है। तो रेजोल्यूशन इन मास स्पेक्ट्रोमीटर रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन आयंस ऑफ स्लाइटली डिफरेंट मास ओवर चार्ज रेशो, मास ओवर चार्ज वैल्यूज। तो रेजोल्यूशन का मतलब क्या है मास स्पेक्ट्रोमीट्री में, कि वो वाले आयंस, वो वाले पेप्टाइड्स जिनमें मास ओवर चार्ज रेशो का बहुत छोटा सा डिफरेंस था, तो उनको माल्डी और विद लीनियर मोड ऑफ TOF एनालाइज़र जो है वो उसको बहुत अच्छा रिजॉल्व नहीं कर पाएगा। तो जब वो बहुत अच्छा रिजॉल्व नहीं होगा तो इसीलिए जो हमारे पास रिलेटिवली पुअर रिजल्ट्स इसमें आते हैं। फंक्शन ऑफ अ रिफ्लेक्ट्रॉन क्या करता है कि रिफ्लेक्ट्रॉन एक्ट्स एज अ पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज फॉर द नियर साइटेड TOF। तो ये बिल्कुल जिस तरह जिनको करीब नजरी होती है, जिनको सिर्फ करीब की चीज़ें नजर आती हैं, दूर की नहीं नजर आती, तो जो नियर साइटेड TOF हैं, नियर कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाए जाते हैं बिल्कुल उसी तरह से नियर साइटेड TOF के लिए, नियर साइटेड TOF के लिए। द रिफ्लेक्ट्रॉन फोकसेज ions of the same mass over charge values and allows them to reach the detector at the same time। और रिफ्लेक्ट्रॉन फिर क्या करता है, फोकस करता है सारे आइंस को ऑफ द सेम मास ओवर चार्ज रेशो के, जिनकी सेम मास ओवर चार्ज रेशो होती है, उन सबको एक जगह पे फोकस करता है एंड अलाउज देम टू रीच द डिटेक्टर, और फिर इनको अलाउ करता है कि वो डिटेक्टर तक पहुँचें एट द सेम टाइम, कि वो एक ही टाइम पर पहुँचें। द रिफ्लेक्ट्रॉन इम्प्रूव्ड रेजोल्यूशन ऑफ TOF एनालाइज़र। इस रिफ्लेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है कि जो एनालाइज़र है हमारा TOF एनालाइज़र, टाइम ऑफ फ्लाइट एनालाइज़र, उसकी रेजोल्यूशन इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि एक जैसे मास ओवर चार्ज रेशो की एक पीक बनेगी, दूसरे जैसे मास ओवर चार्ज रेशो के आयंस की दूसरी पीक बनेगी, तो आपके पास एक बड़े डिफाइंड कन्फाइंड रिजल्ट्स आते हैं जिनको आपको इन्फर करना बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। तो इफ़ेक्ट ऑफ रिफ्लेक्ट्रॉन ऑन रेजोल्यूशन, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ए में देखो पीक्स और बी में देखो पीक्स, ठीक है, तो आपके पास कितना ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। ये देखें आपके पास कितनी ऐसे इंटरमिंगल सी पीक्स आई हैं जो, और रेजोल्यूशन आपके पास इतनी अच्छी नहीं आई है बी में, जबकि आप ए में देखें कि कितनी अच्छी रेजोल्यूशन आई है, कितनी वाज़िया पीक्स हैं आपके पास, कि आप जो है बहुत अच्छी तरह से अपने रिजल्ट्स को इन्फर कर सकते हो, उनको डिवाइस कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिटेक्टर। फाइनल कंपोनेंट ऑफ अ मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, डिटेक्टर। इट डिटेक्ट्स and records the presence of ions coming out of the mass analyzer hitting the detector। ये क्या करता है कि रिकॉर्ड करता है और डिटेक्ट करता है जो भी आइंस एनालाइजर से निकल के डिटेक्टर को हिट कर रहे हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड व्हेन एन आइन हिट्स द रिकॉर्डर। जब भी कोई भी आइन रिकॉर्डर को हिट करता है तो, या डिटेक्टर को हिट करता है, तो वो उससे क्या होता है, एक स्मॉल करंट जो है वो डिटेक्टर पैदा करता है। द लो लेवल ऑफ सिग्नल फ्रॉम अ स्मॉल नंबर ऑफ आइंस कमिंग आउट ऑफ द मास एनालाइजर इज एम्पलीफाइड फ्रॉम 1000 to 1 million टाइम्स टू बिकम डिटेक्टेबल एंड देन रिकॉर्डेड। और जो लो लेवल ऑफ सिग्नल होता है आइंस की वजह से, उसको जो है एम्पलीफाई कर देता है डिटेक्टर अप टू 1000 to 1 million टाइम्स, ताकि जो है वो आपके पास डिटेक्टेबल चेंज आए और आप जो है उसको रिकॉर्ड कर सको। दीज सिग्नल्स आर देन रिकॉर्डेड ऑन अ ग्राफ बाय प्लॉटिंग द अमाउंट ऑफ सिग्नल वर्सेज मास ओवर चार्ज रेशो। और इसको जो है वो प्लॉट कर लिया जाता है ग्राफ पे वर्सेज सिग्नल वर्सेज मास ओवर चार्ज रेशो पे। नेक्स्ट इज वैक्यूम सिस्टम। अ वैक्यूम सिस्टम क्या है, अ मास स्पेक्ट्रोमीटर इज ऑलवेज ऑपरेटेड अंडर अ लो वैक्यूम। इसको हमेशा जो है वो लो वैक्यूम के अंदर जो है वो
ऑपरेट किया जाता है. इलेक्ट्रोस्प्रे आयोनाइजेशन हाउएवर हैज़ अ लो वैक्यूम रिक्वायरमेंट एंड मे बी कैरिड आउट और नियर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इलेक्ट्रोस्प्रे आयोनाइजेशन जो है ESI, उसको आप लो वैक्यूम रिक्वायरमेंट पे भी कर सकते हो और नियरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर के करीब भी आप उसको परफॉर्म कर सकते हो. बट मास स्पेक्ट्रोमीटर मोस्टली वैक्यूम में ही किए जाते हैं और जितना अच्छा वैक्यूम होगा उतनी अच्छी बात है, आपके रिजल्ट्स उतने ज़्यादा अच्छे आएंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा आपके आइंस में हिंड्रेंस नहीं होगी आइंस की मूवमेंट में, तो वो चीज़ अच्छी है आपके लिए. एडवांटेजेस: the MALDI instruments are very, number one, user friendly, they are robust, they are sensitive, they are accurate with high resolution, they are easiest of mass spectrometric instruments to operate, they are compatible with the new robotic sample preparation, and hundreds of analyzers per day can be handled with the help of MALDI. और hundreds of analyzers जो हैं आप उनको एनालाइज कर सकते हो और हैंडल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ MALDI. तो क्या ये एक यूज़र फ्रेंडली है, ये रोबस्ट है, एक बहुत ही रैपिड तरीका है, एक सेंसिटिव है कि बहुत अच्छे से सेंसिटिविटी के साथ, बहुत अच्छी रेजोल्यूशन के साथ आपको रिजल्ट्स देता है, एक्यूरेट और हाई रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है और इसको ऑपरेट करना आसान है और ये आपके जो न्यू रोबोटिक सैम्पल प्रिपरेशन के मेथड्स हैं उनके साथ कंपैटिबल है. और ये साथ साथ क्या है कि बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ सैम्पल्स को हैंडल कर सकता है MALDI आराम से. नेक्स्ट इज़ टेंडम मास स्पेक्ट्रोमीटर, जिसको हम MS भी कहते हैं. अ टेंडम मास स्पेक्ट्रोमीट्री या टेंडम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? इन्वॉल्व्स 2 और मोर मास स्पेक्ट्रोमीटर्स इन सक्सेशन कनेक्टेड टू वन अनदर. इसमें क्या किया जाता है कि 2 मास स्पेक्ट्रोमीटर्स को, मोस्टली 2 या 2 से ज़्यादा मास स्पेक्ट्रोमीटर्स को सक्सेशन में जो है वो यूज़ किया जाता है, कनेक्टेड होते हैं वो एक दूसरे के साथ, और एक करके दूसरा जो है वो उसके बाद किया जाता है, फिर दूसरे के बाद तीसरा किया जाता है. तो मास स्पेक्ट्रोमीटर की भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसे भी हमने देखी, थ्रू टॉफ, थ्रू रिफ्लेक्ट्रॉन, थ्रू ESI एंड डिफरेंट तरीके. तो पहले एक तरीका लगाया, फिर दूसरा लगाया, फिर तीसरा लगाया, तो इससे जो इसको आप कहते हो टेंडम मास स्पेक्ट्रोमीटर, बिल्कुल इस तरह जैसे आपने टेंडम HPLC हमने कल देखी थी. Alternatively, a single mass spectrometer contains several analyzers arranged one after another. Both of these arrangements provide multiple methods for the selection and or analysis of proteins, peptides. इन मेथड से होता क्या है कि जब हम डिफरेंट मेथड्स को अप्लाई कर रहे हैं मास स्पेक्ट्रोमीट्री गई, तो हम डिफरेंट एंगल्स से, डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए क्या करते हैं, प्रोटीन को, अपने पेप्टाइड को एनालाइज कर सकते हैं डिफरेंट एंगल्स से कि रिफ्लेक्ट्रॉन के साथ इस तरह है, टाइम ऑफ फ्लाइट के अकॉर्डिंग इस तरह है और इसके साथ इस तरह है. तो इस तरह हमें जो है वो ज़्यादा एक प्रोटीन के बारे में, एक पेप्टाइड के बारे में ज़्यादा अमाउंट ऑफ नॉलेज मिलती है, वेल्थ ऑफ नॉलेज मिलती है. MS पे अगर आएँ तो द टेंडम अरेंजमेंट में प्रोवाइड अ फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स इफ़ रिक्वायर्ड. इसमें जो है वो फ्रेगमेंटेशन अगर रिक्वायर हो तो की जा सकती है. द फ्रेगमेंटेशन ऑफ अ सिलेक्टेड प्रोटीन मे बी अचीव्ड बाय वेरियस वेज सच एज कोलिजन इंड्यूस्ड डिसोसिएशन CID और इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिसोसिएशन ECD. फ्रेगमेंटेशन जो आपने प्रोटीन की करनी है वो वेरियस वेज से कर सकते हो, जिसमें कोलिजन इंड्यूस्ड डिसोसिएशन भी है जिसको CID कहते हैं और इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिसोसिएशन भी है जिसको आप ECD कहते हो. Tandem mass spectrometry provides opportunity for various types of analysis of proteins and peptides. तो tandem mass spectrometry से आपके पास opportunities बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं अपनी प्रोटीन और पेप्टाइड को वेरियस एंगल से स्टडी करने के लिए, वेरियस एंगल से एनालाइज करने के लिए. Mass spectrometry can also be used to sequence short stretches of polypeptide. मास स्पेक्ट्रोमीट्री को आप जो है वो पॉलीपेप्टाइड को सीक्वेंस करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो. एन एप्लीकेशन दैट हैज़ इमर्ज्ड एज an invaluable tool for quickly identifying unknown proteins, ताकि जो है वो आप क्विकली आइडेंटिफाई कर सको unknown proteins को. Sequence information is extracted using a technique called tandem MS और MS/MS. जो सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन जब भी आपने लेनी है, सीक्वेंस के बारे में पता लगाना है, तो वहाँ पे आपको हमेशा टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री या MS/MS इस्तेमाल करना पड़ेगा. अ सोल्यूशन कंटेनिंग द प्रोटीन अंडर इन्वेस्टिगेशन इज़ फर्स्ट ट्रीटेड विद द प्रोटीएज. सबसे पहले क्या किया जाता है कि वो सोल्यूशन जिसमें आपका प्रोटीन सैंपल मौजूद है जिसको आपने इन्वेस्टिगेट करना है, उसको ट्रीट किया जाता है विद द प्रोटीएज और एनी केमिकल रिएजेंट टू हाइड्रोलाइज इट टू अ मिक्सचर ऑफ शॉर्टर पेप्टाइड्स, ताकि आपके पास जो है वो शॉर्टर पेप्टाइड्स बन जाएँ. द मिक्सचर इज़ देन इंजेक्टेड इनटू अ डिवाइस. फिर मिक्सचर को आप इंजेक्ट करते हो डिवाइस के अंदर. डेट इज़ एसेंशियली 2 मास स्पेक्ट्रोमीटर्स इन टेंडम मास स्पेक्ट्रोमीट्री, जो कि बेसिकली क्या होते हैं कि 2 मास स्पेक्ट्रोमीटर्स होते हैं जिनको इकट्ठा आपस में ज्वाइन किया होता है इन सक्सेशन वन आफ्टर एन अदर इन टेंडम मास स्पेक्ट्रोमीट्री. इन द फर्स्ट the peptide mixture is sorted and the ionized fragments are manipulated so that only one of the several types of peptides
produced by cleavage emerges at the other end. सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो पेप्टाइड मिक्सचर आपने सॉर्ट किया था एंड द आयनाइज्ड फ्रेगमेंट जो आपके पास आए हैं, फ्रेगमेंट्स आए हैं, आर मैनिपुलेटेड सो डैट वो इस तरह से मैनिपुलेट किए जाते हैं कि वन ऑफ द सेवरल टाइप्स ऑफ पेप्टाइड्स प्रोड्यूस्ड बाय क्लीवेज इमर्जेस एट द अदर एंड, कि आपके पास क्लीवेज के एंड पे जो है वो सेवरल टाइप्स ऑफ पेप्टाइड्स जो हैं वो उनमें से आपके पास एक तरह का जो है वो बाहर आए. द सैम्पल ऑफ द सिलेक्टेड पेप्टाइड, अब जो आपके पास सिलेक्टेड पेप्टाइड का सैम्पल है, ईच मॉलिक्यूल ऑफ विच हैज़ अ चार्ज समवेयर अलोंग इट्स लेंथ, और हर मॉलिक्यूल के ऊपर जो है वो उसकी लेंथ के उसकी पूरी लेंथ में से कहीं ना कहीं पे तो कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट होगा. देन ट्रेवल्स थ्रू अ वैक्यूम चैम्बर, उसको जो है वो वैक्यूम चैम्बर से गुजारा जाता है बिटवीन द टू मास स्पेक्ट्रोमीटर्स, दो मास स्पेक्ट्रोमीटर्स के. इन दिस कोलिजन सेल, इस सेल में क्या किया जाता है, द पेप्टाइड इज फर्दर फ्रेगमेंटेड, पेप्टाइड को फर्दर फ्रेगमेंटाइज कर दिया जाता है बाय हाई एनर्जी इम्पैक्ट विद द कोलिजन गैस. एक हाई एनर्जी इम्पैक्ट वाली गैस होती है जिसको कोलिजन गैस कहते हैं. अ स्मॉल अमाउंट ऑफ नोबल गैस सच एज हीलियम और आर्गोन दैट इज़ ब्लेंड इनटू द वैक्यूम चैम्बर, जिसको आप वैक्यूम चैम्बर के अंदर ही आपने क्या है उसको ब्लेंड किया हुआ है, इसके अंदर ही डाला हुआ है. दिस प्रोसीजर इज़ डिज़ाइन टू फ्रेगमेंट मैनी ऑफ द पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स इन द सैम्पल. इस प्रोसीजर को डिज़ाइन किया गया है टू फ्रेगमेंट मैनी ऑफ द पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स इन द सैम्पल, ताकि जितने भी पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स हैं मोस्ट को आप जो है वो फ्रेगमेंटाइज कर लो. विद ईच इंडिविजुअल पेप्टाइड ब्रोकन इन ओनली वन प्लेस, और हर इंडिविजुअल पेप्टाइड को सिर्फ एक जगह पे ब्रेक करना है, ये नहीं कि 10 जगहों पे कर देना ऑन एवरेज. मोस्ट ब्रेक्स अकर एट पेप्टाइड बॉन्ड्स, और मोस्टली जो ब्रेक्स डाले जाते हैं वो कहाँ पे डाले जाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स पे ही डाले जाते हैं. ऑब्वियस बात है, जब आपने पेप्टाइड्स को तोड़ना है तो पेप्टाइड बॉन्ड को ही काटोगे. दिस फ्रेगमेंटेशन डज नॉट इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ वाटर, इसमें आप कोई भी एडिशन ऑफ वाटर नहीं करते. सो द प्रोडक्ट्स में इंक्लूड मॉलिक्यूलर आयन रेडिकल्स सच एज कार्बोनाइल रेडिकल्स, तो आपके प्रोडक्ट्स के अंदर जो हैं वो मॉलिक्यूलर आयन रेडिकल्स ही हों, जैसे कि कार्बोनाइल रेडिकल्स होते हैं उसी तरह से मॉलिक्यूलर आयन रेडिकल्स ही मौजूद हों. मास स्पेक्ट्रोमीटर और मास स्पेक्ट्रोमीटर आप देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्प्रे है, आप कर रहे हो, पहले MS1 से गुजारा, फिर कोलिजन सेल से गुजारा, फिर आपने उसको मास स्पेक्ट्रोमीटर 2 से गुजारा, और फिर जो है डिटेक्शन कर ली. कोलिजन सेल में आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक पेप्टाइड में एक जगह पे ही ब्रेकेज हो रही है, जैसे यहाँ पे एक जगह पे ब्रेकेज हुई है, और आपके पास जो है वो एट द एंड ऑफ द MS/MS आपके पास डिटेक्टर जो है वो आपको पीक्स दे देगा, एंड यू विल हैव द आइडिया अबाउट मासेस ऑफ दोज polypeptides, those peptides, ठीक है. The second mass spectrometer then measures the M/Z ratios of all the charged fragments. फिर वो क्या करता है, सेकेंड मास स्पेक्ट्रोमीटर मेजर कर लेता है M/Z ratios of all the charged fragments. This generates one or more sets of peaks. A given set of peaks consists of all the charged fragments that were generated by breaking the same type of bond. इससे जनरेट होता है आपके पास एक या एक से ज़्यादा टाइप की पीक्स, और a given set of peaks consist of all the charged fragments that were generated by breaking the same type of bond and are derived from the same side of the bond breakage, either the carboxyl or amino terminal side. और आपके पास जो है ना गिवन सेट ऑफ पीक्स आ जाती हैं उन सारे के सारे फ्रेगमेंट्स की, जिनको आपने जिन पे आपने एक ही साइड पे एक ही टाइप के बॉन्ड को जहाँ पे आपने ब्रेक किया था, और जहाँ पे आपने एक ही साइड पे जो है वो ब्रेकेज की थी, जैसे कि या तो कार्बोक्सिल पे की थी या अमीनो टर्मिनल पे की थी, तो वो वाला जो गिवन सेट ऑफ पीक है वो एक जगह पे आपके पास आ जाएगा. ईच सक्सेसिव पीक इन अ गिवन सेट हैज़ वन लेस अमीनो एसिड देन द पीक बिफोर. और हर सक्सेसिव पीक में क्या होता है, आपके पास पहले से एक लेस अमीनो एसिड शॉर्ट वाला पेप्टाइड आता है, पीक आती है, ठीक है. द डिफरेंस इन मास फ्रॉम पीक टू पीक आइडेंटिफाइज द अमीनो एसिड दैट वाज लॉस्ट इन ईच केस. और फिर जो आपके पास पीक टू पीक आपके पास जो रिजल्ट्स आते हैं, तो चूँकि हर सक्सेसिव पीक में एक अमीनो एसिड कम हुआ है, तो उससे जितना आपके पास मास कम हुआ है आप वहाँ से पता लगा सकते हो कि वो कौन सा अमीनो एसिड था जिसका मास कम हुआ है, क्योंकि जो 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं उन सबके जो मॉलिक्यूलर वेट्स हैं वो डिटर्मिंड हैं, वो नोन हैं, वो पता है. तो जिसका मास जब एक फ्रेगमेंट से दूसरे पीक में मास कम हुआ है, तो इसका मतलब है हमने वहाँ से देखना है कि कितना मास कम हुआ है, उतने मास का देखना है कि कोई अमीनो एसिड है, जो अमीनो एसिड होगा वही उसका सीक्वेंस होगा. तो हमने इस तरह से क्या कर लेना है, सीक्वेंस बिल्ड कर लेना है. डू यू हैव द आइडिया अप टिल हियर? Am I making sense to all of you? Students, is it clear now? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, thank you so much.
नेक्स्ट इज LC over MS, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी विद टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो इसमें आप क्या कर रहे हो, पहले लिक्विड क्रोमेटोग्राफी करते हो और फिर टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री करते हो, दैट इज MS/MS। is a powerful analytical technique that combines the separating power of liquid chromatography with the highly sensitive and selective mass analysis capability of triple quadrupole mass spectrometry। इसमें क्या किया जाता है कि पहले लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कर ली जाती है, फिर टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री की जाती है। उससे होता क्या है कि एक लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का भी जो सेपरेटिंग पावर है वो भी शामिल हो जाती है और फिर उसको कंबाइन कर दिया जाता है हाईली सेंसिटिव और सिलेक्टिव मास एनालिसिस के थ्रू, यानी कि क्वाड्रुपल मास स्पेक्ट्रोमेट्री में। तो आपके पास जो है वो रिजल्ट्स और ज़्यादा बेहतरीन आते हैं। आफ्टर इल्यूशन फ्रॉम द LC कॉलम फ्रॉम द लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कॉलम, द एफ्लुएंट इज डायरेक्टेड टू द मास स्पेक्ट्रोमीटर। एफ्लुएंट को जो है वो डायरेक्ट कर दिया जाता है कहाँ पर, मास स्पेक्ट्रोमीटर की तरफ। The mass spectrometer for an LC over MS system has an ionization source where the LC column effluent is nebulized। उसको क्या कर दिया जाता है, nebulized कर दिया जाता है, dissolvated कर दिया जाता है, and ionized creating charge particle, और उसको ionize कर दिया जाता है creating charge particles, और उनके जो charge particles बना दिए जाते हैं। These charge particles then migrate under high vacuum through a series of mass analyzers। फिर ये जो चार पार्टिकल्स होते हैं इनको सीरीज़ ऑफ मास एनालाइजर्स यानी कि जो क्वाड्रुपोल हैं उनसे गुजारा जाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हुए। अब स्पेसिफिक मास ओवर चार्ज प्रिकर्सर आयन और पेरेंट आयन इज टारगेटेड टू पास थ्रू द फर्स्ट क्वाड्रुपोल। पहले जो एक स्पेसिफिक मास ओवर चार्ज का प्रिकर्सर आयन होता है या पेरेंट आयन होता है उसको पहले फर्स्ट क्वाड्रुपोल से गुजारा जाता है, एक्सक्लूडिंग ऑल अदर मास ओवर चार्ज रेशियो पार्टिकल, और एक्सक्लूड कर दिया जाता है बाकी सारे जितने भी मास ओवर चार्ज रेशियो पार्टिकल्स हैं उन सबको सिर्फ एक मास ओवर चार्ज रेशियो वो वाला प्रिकर्सर आयन को जो है लेके जाया जाता है। इन द कोलिजन सेल द सिलेक्टेड मास ओवर चार्ज रेशियो आयंस आर देन फ्रेगमेंटेड इनटू प्रोडक्ट आयंस, और फिर इनको क्या किया जाता है, फ्रेगमेंटाइज कर दिया जाता है और डॉटर आयंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय कोलिजन विद एन इनर्ट गैस, जब वो किसी इनर्ट गैस से कोलाइड करते हैं। द थर्ड क्वाड्रुपोल इज़ यूज टू टारगेट स्पेसिफिक प्रोडक्ट आयन फ्रेगमेंट। थर्ड स्टेप पे क्या होता है कि जो सेकंड क्वाड्रुपोल है वो लगता है और उसको यूज़ किया जाता है टू टारगेट स्पेसिफिक प्रोडक्ट आयन फ्रेगमेंट्स, ताकि जो अभी आपने सेकंड स्टेप पे स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जो डॉटर आयंस बनाए हैं, उनको टारगेट किया जाए। द रिजल्टिंग आइसोलेटेड प्रोडक्ट आयंस आर देन क्वान्टिफाइड। फिर जो रिजल्टिंग आपके पास आइसोलेटेड प्रोडक्ट आयंस आए हैं उनको आप क्वान्टिफाई करते हो विद एन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर। इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर के थ्रू आप उसको क्या कर लेते हो, क्वान्टिफाई कर लेते हो। तो हियर इन डायग्राम यू कैन सी दैट देयर इज़ द सैम्पल। आयनाइजेशन सोर्स आपका ESI भी हो सकता है और APCI भी हो सकता है। आयनाइजेशन कर ली, क्वाड्रुपोल मास फिल्टर लगाया और M/Z सिलेक्शन कर ली, सिलेक्शन करके क्वाड्रुपोल कोलिजन सेल में से गुजारा, कोलिजन सेल में से गुजारने के बाद जो है वो फ्रेगमेंटाइज कर लिया और जो आपके पास डॉटर आए हैं आयंस उनको फिर जो है वो दूसरे क्वाड्रुपोल से गुजारा। आप बेसिकली कह लें Q3 से गुजारा, क्योंकि कोलिजन सेल भी एक क्वाड्रुपोल ही होता है। तो Q3 से गुजारा और मास ओवर चार्ज रेशियो जो है वो सिलेक्शन ऑफ फ्रेगमेंट्स वो कर ली और पार्टिकल मल्टीप्लाई कर दिए, पार्टिकल्स को क्या कर लिया आपने, क्वांटिफाई कर लिया। दिस transition of ions from the precursor to product ion is highly specific to the structure of the compound of interest and therefore provides a high degree of selectivity। ये जो ट्रांजिशन है प्रिकर्सर आयन से प्रोडक्ट आयन की तरफ या प्रिकर्सर आयन से डॉटर आयन की तरफ, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक है। किस पे स्पेसिफिक है, स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड पे जो आपके इंटरेस्ट का है, जो जिसको आप एनालाइज कर रहे हो। आपका जो इन्वेस्टिगेटिंग कंपाउंड है उसके स्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। तो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड्स के लिए जो है वो स्पेसिफिक ही प्रिकर्सर से स्पेसिफिक प्रोडक्ट आयंस बनेंगे और इससे जो है वो आपके पास हाई डिग्री ऑफ सिलेक्टिविटी हो जाती है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस टेक्निक लाइज इन द सेपरेशन पावर ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी फॉर अ वाइड रेंज ऑफ कंपाउंड्स कंबाइंड विद द कैपेबिलिटी ऑफ द मास स्पेक्ट्रोमेट्री टू क्वांटिफाई कंपाउंड्स विद अ हाई डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी एंड सिलेक्टिविटी बेस्ड ऑन द यूनिक मास ओवर चार्ज रेशियो ट्रांजिशंस ऑफ ईच कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट। ये जो इस टेक्निक की जो स्ट्रेंथ है वो बेसिकली लाई करती है किस पे, आपकी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की पावर पे फॉर अ वाइड रेंज ऑफ कंपाउंड्स, क्योंकि जहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं और जिनमें ये सलाहियत है कि आप उनको MS के थ्रू भी क्वांटिफाई कर सकते हो। तो ये स्ट्रेंथ पावर है इस चीज़ की कि आप LC के साथ जो है वो उसको कंबाइन करके MS भी कर रहे हो विद हाई डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी एंड सिलेक्टिविटी, जिसमें जो है आपके पास हाई डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी भी आ जाती है, सिलेक्टिविटी भी आती है बेस्ड ऑन द यूनिक मास ओवर चार्ज transitions of each compound of interest. So friends, this is all about today's lecture. If you have any question up till here, please do ask me.